ओपीएस नवतन में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश के बारे में, और पहला ही चैप्टर हम लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है प्रकाश। क्या लिखा है? प्रकाश यानी लाइट। इंग्लिश में बोले तो इसको लाइट। तो पहले तो समझते हैं प्रकाश क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिएगा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश रहेगा ही नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना चीज, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश माध्यम में भी गति करता है। जल के अंदर, समुद्र के जल के अंदर 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की प्रकाश प्रवेश कर सकती है। 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की प्रकाश प्रवेश कर सकती है। तो क्या सीखे? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख पाना संभव रहता है। अब प्रकाश विद्युतीय रूप से क्या है? उदासीन है। विद्युतीय रूप से क्या है? उदासीन है। और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और हमने कहा कि समुद्र के अंदर 200 मीटर तक की गहराई तक सूर्य की प्रकाश जा सकती है। अगला चीज आप देखेंगे कि प्रकाश की चाल की जब बात करेंगे, प्रकाश की चाल की जब बात करेंगे तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नाम के व्यक्ति ने ज्ञात किया था। पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर व्यक्ति ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था। तो सभी लोग अलग अलग अपना सिद्धांत देते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मालिक प्रकाश की चाल सबसे पहले जैसे रोमर ने ज्ञात किया। कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। कणिका का सिद्धांत क्या है कि प्रकाश छोटे छोटे धूल कणों से या फिर कणों से मिल करके बना है। ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। तो इसीलिए कह देते हैं कणिका का सिद्धांत किसने दिया था? कणिका का सिद्धांत ये दिया था न्यूटन ने। फिर एक और चीज आ जाता है फोटोन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? फोटोन का सिद्धांत। फोटोन का सिद्धांत। और इसको दिया था आइंस्टीन ने। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ये इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो चलता है वो छोटे छोटे कण के बंडल जो होता है उसको फोटोन कहते हैं। प्रकाश जब चलता है तो छोटे छोटे जो बंडल होते हैं, धूल कण के बंडल होते हैं, वो किसका उसका नाम क्या रहता है? फोटोन। यानी फोटोन से ही मिल करके क्या बना है? प्रकाश बना है। तो फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसी तरीका से अगर बात करते चले तो तरंग का सिद्धांत, एक तरंग के रूप में भी प्रकाश गति करता है। तो तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तरंग के सिद्धांत की बात करेंगे तो हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने। यानी प्रकाश एक तरंग के रूप में भी गति करता है। तो देखिए, प्रकाश ऐसे तो कहें कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किंतु ये अनुप्रस्थ तरंग की तरह गति करता है। अनुप्रस्थ जो होता है उसकी तरह क्या करता है? गति करता है। तो ये मोटा मोटी तौर पे हमें देखा है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। ऐसे अब पढ़ेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने दिया था। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लॉन्क ने दिया था। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आगे मिलते जाएगा। विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने दिया था। विवर्तन यानी विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेमाल्डी ने दिया था। लेकिन प्रकाश की चाल ज्यों ज्यों माध्यम बदलेगी तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न वस्तुओं में या फिर भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उससे कम की बात करेंगे तो जल में होती है, यानी पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उससे थोड़ा सा कम करेंगे तो तारपीन का तेल हो जाएगा, और तारपीन के तेल में आप क्या याद रखिएगा, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड याद रखिएगा। फिर उसी तरीका से अगर आपको याद करना है तो कांच में याद कर लीजिए, और कांच में हो जाएगा 2.10, सिर्फ 2 लिखिए, 2.00 लिखते तो आखिर उतना ही आता 2, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगर सबसे कम की बात करेंगे तो नायलॉन में या फिर रॉक सॉल्ट में, तो नायलॉन में, और ये हो जाता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी आप देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हो रही है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे कम रहेगा तो रॉक सॉल्ट में रहेगा, चाहे अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हो तो नायलॉन में रहेगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। याद रहेगा ना चीज, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ चीजें हम जानना चाहेंगे, और जानने की बात जब होगी तो उसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये क्या होता है, देखिए आप कुछ दर्पण में या लेंस में समझिएगा कुछ चीजें। अगर प्रकाश आर पार कर गया, ये पारदर्शी अपारदर्शी हम नहीं बता रहे, लेंस और दर्पण की बातें आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश आर पार कर गया, इसका मतलब लेंस है। प्रकाश टकरा करके लौटा, इसका मतलब दर्पण है। एक तरीका से पेंट किया रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि देखिए, प्रकाश अगर कहें कि एक तरीका से कहें कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा करके अब पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, एक हम बना लेते हैं एक आपतन, एक तरीका से कहें कि तल है। क्या है ये? तल है। तो इस पे याद रखिएगा, एक किरण आ रही है जिसको हम आपतित किरण कहेंगे, यही किरण अपने माध्यम में लौट जाएगी तो परावर्तित किरण कहेंगे। तो देखिए, आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो परावर्तित किरण, और इसी पर एक लंब या अभिलंब, जिसको दोनों एक नाम दे सकते हैं, अभिलंब डाल देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, और इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, और इसको कहेंगे लंब या अभिलंब, इसको तो तल हम कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की चिकना सतह इधर से मान लीजिए पेंट किया गया है, इधर से टकराई, फिर उसी अवस्था में लौट गई, इसका मतलब है आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तब परावर्तित किरण। आइए अभिलंब, अब अभिलंब का होना जरूरी है ताकि कोण हम जब भी मापेंगे तो अभिलंब से ही मापेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, इसको तो हम कह देते हैं एंगल आई कह देंगे, एंगल आर कह देंगे। तो देखिए, पहला तो याद रखिएगा कि इसमें दो नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद आप देखिए, ये बिंदु जो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के या फिर लंब के, इसके बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण
और लंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण, आपतित है तो आपतन कोण बनेगा। आप परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखना चीज। तो पहले का नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा याद रखिएगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। यानी जी अगर मान लें कि ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा। लेकिन आप ये दो तो नियम आप ऐसे पढ़ ली, एक चीज अब क्वेश्चन घुमा के आपसे कैसे पूछा जाएगा नया ट्रेंड करके कि बताइए, तो कोण जब भी मापेंगे तो हम लंब से ही मापेंगे इधर से। तो देखिए अगर ये कोण ना दे करके ये वाला दे दे, अगर ये कहे कि 40 डिग्री है, यानी तल के साथ अगर कोण बना रहा है आपतित किरण, तल के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आपतित किरण तल के साथ 40 डिग्री के कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये तो हम फट कह देते थे, ये अगर 60 होगा तो ये 60 होगा, 50 होगा 50 होगा, 90 होगा 90 होगा। लेकिन ये 40 है तो ये कितना होगा? तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक 90। बताइए जब ये 40 होगा तो कितना होगा? 50 होगा। इसका मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही तो परावर्तन कोण होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? ये नया कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आप क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कहते हैं, जितना ही रहेगा उतना तो हो ही जाएगा। लेकिन तल से अगर दे दे कि 40 डिग्री है तो दोनों का जो 90 आना चाहिए। ये चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे इसमें से कि दूसरी चीज अगर हम देखना चाहें तो समतल दर्पण से, समतल दर्पण से परावर्तन की शर्तें क्या है? परावर्तन की शर्तें। तो इसमें हमको क्या देखना है कि समतल दर्पण पर अगर परावर्तन की क्रिया होती है तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें पहले वाला आप शर्त याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर मेरी हाइट 6 फुट है, मेरी हाइट अगर 6 फुट है तो दर्पण कम से कम आधा होना चाहिए। यानी जितने हाइट के तस्वीर को देखना है उसके हाइट के आधा दर्पण की होनी चाहिए। अगर मेरी हाइट 6 फुट है, इसका मतलब हमें दर्पण अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 3 फीट का होना जरूरी है। तो पहले तो आपको ये चीज याद रखना है कि जितनी हाइट का वस्तु देखना पड़ेगा उसके आधे हाइट का आपको क्या लेना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि अगर ये तो आधा वाला हाइट समझा दिए। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि अगर कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है तो दर्पण में 2v वेग से गति करते दिखाई देगा। अगर कोई 40 की स्पीड से आ रहा है तो उसको 80 की स्पीड से दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 80 के स्पीड से दिखाई देगा। याद रहेगा ना चीज? तो 80 के स्पीड से गतिशील दिखेगी। यानी अगर v वेग से कोई जाएगा तो 2v वेग से, यानी जितना जाएगा उससे दुगुना दिखाएगा। अगर 10 के स्पीड से जाएगा तो 20 के स्पीड से दिखाएगा। अगला चीज आप क्या याद रखिएगा, अगर दर्पण को हम थीटा डिग्री पर घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री पर घुमाई देगा। इसका मतलब है कि अगर दर्पण को हम 30 डिग्री कोण पर घुमाते हैं तो तस्वीर 60 डिग्री कोण पर दिखाई देगा। तस्वीर अगर मतलब दर्पण को अगर 20 डिग्री पर घुमाते हैं हम तो दर्पण उसके दुगुना में दिखाई देगा। यानी 20 डिग्री घुमाएंगे तो 40 डिग्री पर दिखाई देगा। देखिए 2 वेग से मतलब क्या है? जिम वाला में जाइएगा, ऐसे देखिएगा वो सब लगा रहता है, ऐसे जैसे लगाइएगा तो देखिएगा बाप रे 6 पैक बना हुआ है। आज जब घरे आइएगा ना तो पता लग जाए तो पचकले है। तो जिम में नचनिया पाठशाला जिसको आप डांस क्लास कहते हैं, एक बार तनिक कमर धीरे से नचाइएगा तो पूरा दिखेगा कि कितना तेजी से नचा रहे हैं। तो उसमें ये सब लगा रहता है समतल दर्पण, तो इसमें ये सारा चीज आपको दिखाया जाता है। तो ये चीज हमको यहाँ से मिले। पहले क्या मिले कि अगर जितनी ऊंचाई है उतने ऊंचाई के मतलब मानिए किसी की व्यक्ति की ऊंचाई अगर 6 फुट है, चाहे 7 फुट है, चाहे 5 फुट है,
तो दर्पण हमको उसको पूरे तस्वीर को देखने के लिए उस व्यक्ति के हाइट के आधा तस्वीर मतलब आधा चाहिए हमको दर्पण के साइज। फिर अगर कोई वस्तु समतल दर्पण में v वेग से गति कर रहा है तो उसके दुगुना वेग से दिखाई देगा। थीटा डिग्री कोण घुमाएंगे दर्पण को तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से दिखाई देगा। उसी के बाद अगर कहें कि अगर अगला हम नियम ले लें कि अगर किसी दर्पण से हम 5 फुट की दूरी पर खड़े हैं तो 5 फुट अंदर तस्वीर बनेगा, यानी जितने ही दूरी पर हम रहेंगे उतने ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। जितना ही दूरी पर हम रहेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनेगा दर्पण में, यानी इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखें। हम बोल दे रहे हैं, हालांकि सब चीज लिखना संभव नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला चीज आपको कैसे याद रखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, जब भी आपको, हालांकि हम तो आगे बता ही रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा इसका मतलब सीधा बनेगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। कभी भी वास्तविक बनेगा अगर तस्वीर तो उल्टा जरूर बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा जरूर बनेगा, इतना फिक्स है। तो ये चीज समतल दर्पण में क्या है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी बनेगा। एक और चीज है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और डाईऑप्टर यानी क्षमता जो इसकी होती है वो शून्य होती है। याद रखिएगा चीज, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और डाईऑप्टर हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। और याद रखिएगा डाईऑप्टर कभी भी फोकस दूरी के उल्टा ही होगा। ये चीज ध्यान रखिए, फोकस दूरी के उल्टा क्या होता है? डाईऑप्टर होगा। ये तो ध्यान रखिएगा। अगर ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में होना जरूरी है। डाईऑप्टर तो हमेशा मीटर में ही रहेगा, ये तो कन्फर्म है, चाहे कुछ भी सेंटीमीटर में रहे तो क्या है, लेकिन इसको या ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक तरीका से कहेंगे कि डाईऑप्टर बराबर 1/f हो जाएगा, यानी इसके फोकस के क्या होता है? उल्टा होता है। तो अनंत के उल्टा जीरो और जीरो के उल्टा अनंत। याद रखना चीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये चीज। देखिए अब अगला जो हम पढ़ेंगे, किसी कोण पर झुके हुए समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, n × 360 डिग्री बटा थीटा। ये थीटा आपको दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में कह दे कि मान लीजिए कि किसी दो समतल कोण के बीच, यानी दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री, याद रखिएगा, दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बनता है, दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। दो समतल दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो बताइए n = 360 बटा थीटा के जगह पर कितना? 40 डिग्री, काट देंगे 4 9 36, यानी कै गो प्रतिबिंब बनेगा? 9 गो। लेकिन इसमें याद रखिएगा, सम आएगा तो एगो घटा के विषम लाना ही लाना है। सम आएगा तो विषम हमको लाना ही लाना, जोड़ के भी विषम ला सकते हैं लेकिन जोड़ना नहीं है, घटाना है। दूसरा क्वेश्चन में अगर इसी तरीका से देखिए, किसी दो समतल दर्पणों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है, किसी दो समतल दर्पणों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो बताइए n × 360, फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे लिखे, बटा कितना है? 90, काटेंगे 9 चौका 36। तो ऐसा नहीं कि 4 ही आंसर लिख दीजिए, नहीं, हमको विषम, देखिए ये तो पहले विषम आया था, हमको विषम लाना जरूरी है। तो क्या करेंगे, 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ना चीज, आपको ऐसे ही याद रखना है कि विषम का होना जरूरी है। एक और चीज देखिएगा कि जैसे अगर हम बात करें कि परावर्तन कोण के, मतलब परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप भी किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप भी किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए कैसे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि दीवार है, चलिए कोई बात नहीं, इधर कोई वस्तु आदमी है, मान लीजिए कि ऐसे हम फोटो बना देते हैं, चलिए इधर कोई व्यक्ति है, इस साइड से हमको देखना है। तो बताइए, इस दीवार है बीच में, तो ये अपारदर्शी है तो हम देख पाएंगे उस व्यक्ति को? नहीं देख पाएंगे।
तो क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको पेरिस्कोप लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पेरिस्कोप लगा दिया जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया से, आप पेरिस्कोप के बीच का जो कोण रहेगा वो 45 डिग्री का कोण रहेगा। पेरिस्कोप मतलब कहें कि ये जो दर्पण के बीच जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का। देखिए कैसे काम करता है। ऐसे गया, यहाँ पे एक लगा देंगे 45 डिग्री पर दर्पण, एक लगा रहेगा पेरिस्कोप में यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं तो इस दर्पण के चीजवा, इधर से कोई चीज है, इधर वाला वस्तु इसमें दर्पण में दिखेगा, यह दर्पण वाला चीजवा यहाँ पे देखेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देख लेंगे कि नहीं कि यहाँ पे आदमी है। तो इसका जो कोण होता है वो कितने डिग्री का पेरिस्कोप वाला होता है? 45 डिग्री होता है। हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये वस्तु जो देख रहा है, ये जैसे लम्बा किए हैं, तो ये वाला वस्तु इसमें दिखा, यही वस्तु इसमें दिखा, तो हम देख करके टर्न दे उसको, देख लेंगे कि नहीं कौन आदमी उधर है। तो पेरिस्कोप वाला याद रखेगा। पनडुब्बी वाला भी ऐसा ही करता है। पनडुब्बी मारने के लिए अगर देखा जाएगा तो ऐसा ही करता है। अब क्या करता है, ऊपर वाला जो ब्लू कलर के ही मार देता है, ब्लू कलर के, पानी कलर का ही पेंट कर देगा ताकि किसी को पता नहीं लगे। तो पेरिस्कोप वाला याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज अच्छा लगा होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ये तो आपका शुरुआत था, इतना देखें। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में।